मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा है। इस बार फिर वह भारत के पड़ोसी को अपने प्रपंच में, अपने प्रभाव में ले रहा है। मकसद है भारत पर दबिश बढ़ाना और उसे अपने चक्रव्यूह में फंसाना। चीन श्रीलंका और मालदीव पर ये जाल फैला चुका है और आइए चीन के प्रपंच को समझने की कोशिश इस रिपोर्ट से करते हैं। चीन अब भारत के पड़ोसियों को भड़काने में लगा है। नेपाल का केंद्रीय बैंक एक संशोधित मानचित्र वाले नए बैंक नोट छापने की योजना पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत के साथ विवादित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयास करते हुए नेपाल राष्ट्र बैंक ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत बार बार स्पष्ट कर चुका है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र हैं। उधर सत्ता पलट के बाद चीन बांग्लादेश की नई सरकार और प्रभावशाली इस्लामिक दलों के साथ भी अपनी दोस्ती बढ़ाने में जुट गया है, जो भारत के लिए खतरे का संकेत है। चीन के शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के साथ गहरे संबंध थे और अब वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और जमाते इस्लामी जैसे राजनीतिक दलों के साथ भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन सत्ता में राजनीतिक दल की परवाह किए बिना बांग्लादेश में किसी भी तरह अपना प्रभाव बढ़ाने की फिराक में है। वहीं श्रीलंका में चीन ने एक और इलाके में दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर दूरी पर है। ये ठिकाना है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बन रही पोर्ट सिटी। दरअसल चीन के कर्जाल से तबाह हो चुके श्रीलंका में ड्रैगन ने चालों में फंसता जा रहा है। श्रीलंका लगातार चीन से कर्ज में राहत की गुहार लगा रहा है, लेकिन ड्रैगन के कान में चू तक नहीं रेंग रहा है। वहीं श्रीलंका को इस गर्त में पहुंचाने वाले भारत विरोधी पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे चीन की शरण में पहुंच गए हैं। साथ में मोहम्मद मुइज्जू जीतने के बाद चीन के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। पिछले दिनों चीन के कथित रिसर्च जहाज जियांग यांग होंग 3 को मालदीव में रुकने की इजाजत दी गई थी। ये इजाजत उस वक्त दी गई जब भारत के साथ उसका विवाद चल रहा था। कुछ ऐसा ताना बाना है चीन का, जो भारत के पड़ोसियों के जरिए उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चीन कुल मिलाकर अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से उसने पड़ोसियों पर, यानी कि भारत के पड़ोसियों पर अपना प्रपंच के जरिए प्रभाव डालने की कोशिश की, यानी कि उनको अपने चक्रव्यूह, अपने जाल में फंसाने की कोशिश वो कर रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वो भारत पर और दबाव बढ़ा सकता है और क्या ये जो तरीका चीन अपना रहा है ये कितना कारगर होगा। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, जो हालात और जो स्थितियां हैं, फिलहाल चीन तो अपने चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से वो उन पड़ोसियों पर कहीं ना कहीं जाल फेंक रहा है जिससे कि वो भारत पर दबाव बनाए। ये कोशिशें चीन की कितनी कामयाब हो सकती है, या ये जो कदम चीन की तरफ से उठाया गया ये कितना प्रभावशाली होगा भारत पर दबाव बनाने के लिए? देखिए नेहा जी, चाइना लगातार भारत को भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेरने की कोशिश कर रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि वहां पर वो किस तरीके से अपने प्रभाव को बढ़ाने में सफल हुआ है। हम्बनटोटा को उसने 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया है। मालदीव्स में भी चाइना की गतिविधियां ऐसी ही होती हैं। पाकिस्तान तो उसकी जद में ही है और अफगानिस्तान में भी वो लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहा है। तो ये जो और हमने ये भी देखा है कि जो भूटान है, भूटान के साथ भी उसकी जो बातचीत वार्ताएं चल रही हैं और भूटान में भी वो अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। तो चाइना की जो मंशा भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेरने की है, भारत को दबाव में रखने की है। और इस चाइना की जो ये प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखते हुए भारत की जो सरकार है वो भी अपनी जो विदेश नीति में बड़े परिवर्तन लाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जो वर्तमान हमारी सरकार है वो एक प्रोएक्टिव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर चल, और जिसमें कि अगर चाइना और पाकिस्तान को अपवाद के तौर पर अगर उसको साइड लाइन में कर दें तो अन्य जो राष्ट्र हैं
उनके साथ, छोटे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ भारत एक प्रोएक्टिव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ डील करता है और भारत लगातार उनके साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि श्रीलंका में जब एक बड़ा आर्थिक संकट आया तो भारत ही वो ऐसा राष्ट्र था जिसने कि श्रीलंका की सबसे बड़ी मदद दी और हर तरीके से, चाहे वो उसे बिलियंस ऑफ डॉलर के जो आर्थिक मदद सीधे सीधे पहुंचाने की बात हो, जो जरूरी जो सामान वहां पर जो वहां के समाज में, वहां की मार्केट्स में जो नदारत थे उनको पहुंचाने की बात हो, हर तरीके से भारत ने श्रीलंका को होल हार्टेडली मदद दी और श्रीलंका उसकी वजह से भारत को काफी धन्यवाद देता है और एक भारत के प्रति कृतज्ञ रहता है। जहां तक भारत के बांग्लादेश के साथ जो संबंधों की बात है, तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार के साथ हमारे संबंध बहुत ही प्रगाढ़ और मजबूत बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो स्थितियां बदली हैं उसका जो लाभ है, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन मैं कहूंगा वो चाइना करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश में चाइना के जो राजदूत हैं उन्होंने जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जो कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि हाल के समय में बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम हुए, हिंसा, उपद्रव और अराजकता, उसमें बड़ी भूमिका निभाई, वहां पर उनके ऑफिस में जाकर के उनके नेताओं से, शफीकुर रहमान से मुलाकात की है और इस तरीके से जो चाइना की जो एक्टिविटीज हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि चाइना बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में भी अपनी दखल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से हमने देखा कि नेपाल के अंदर भी चाइना लगातार उसने वहां की घरेलू राजनीति में अपनी दखल देने की कोशिश की। जो पिछली जो चाइना की नेपाल काठमांडू में जो एम्बेसडर थी वो तो जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, जो लेफ्ट लिबरल पार्टीज हैं, उनकी जो आपस में बैठकें वो कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आती थी। और चाइना जाहिर है कि इन जो नेपाल की पार्टीज के बीच में भी, राजनीतिक दलों के बीच में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आज भी चाइना की गतिविधियां देखी जा रही हैं। तो और पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से पूरी तरीके से चाइना की जकड़ में आ चुका है, चाइना के गुलाम बनने की प्रक्रिया में वो तेज गति से कदम बढ़ा रहा है। तो ये जो चाइना की गतिविधियां हैं उसके ऊपर भारत को सतर्क रहना होगा। भारत को अपनी जो प्रोएक्टिव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अधिक से अधिक और धार देनी होगी और इन पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को हर तरीके से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो हमारे जो एक जो साझा मूल्यों के आधार पर सांस्कृतिक जो संबंध हो, उनको सभी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने होंगे, जो कि भारत की सरकार कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना साजिशें अवश्य रच रहा है भारत को छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेरने की, लेकिन भारत का की जो इमेज है, जो भारत का वैश्विक प्रभाव है, जो भारत का क्षेत्रीय प्रभाव है, उतना बड़ा है कि उसके सामने चाइना का ये जो फॉल्सहुड है, चाइना का ये जो साजिशें हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। जैसा कि आप मैं एग्जाम्पल अवश्य नेहा जी में देना चाहूंगा कि ये जो मालदीव्स में आपने देखा कि किस तरीके से मालदीव्स में वहां की मोइजू की सरकार जो अपने इंडिया आउट वगैरह का नारा देकर के वो इलेक्शन लड़े थे, लेकिन अब जब मालदीव्स को गहरी आर्थिक चोट पहुंची है और मालदीव्स की इकोनॉमी बैडली सफर कर रही थी, तो मालदीव्स की जो मोइजू की सरकार ने भी जो है अपनी नीतियों में परिवर्तन ला करके भारत के साथ एक सकारात्मक सहयोग की बात वो कर रहे हैं। और जाहिर है कि भारत ने सारी साजिशों के बावजूद भी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, संतुलित तरीके से, सकारात्मक तरीके से मालदीव्स के साथ अपने संपर्कों को बनाए रखा और इसका परिणाम है कि मालदीव से संबंध सुधर हैं। बांग्लादेश के में भी मैं कहूंगा कि जो भारत की सरकार है वो चाइना की जो भी गतिविधियां हों, वहां पर रेडिकल जो इस्लामिक संगठन है और जो ऐसे तत्व हैं उनकी जो भी गतिविधियां हों, भारत सभी के साथ, जो बांग्लादेश की जो सरकार है, अंतरिम सरकार, या भविष्य में भी अगर कोई सरकार बनती है तो उनके साथ भारत अपने संपर्कों को बनाए रखेगा और भारत लगातार जो है सकारात्मक तरीके से बांग्लादेश की स्थितियों को डील करेगा। म्यांमार के साथ भी आप देखिए तो म्यांमार में भी एक सिविल वॉर की स्थिति है, लेकिन भारत के जो संपर्क हैं वो म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के साथ भी हैं और जो रेबल्स हैं, जो थ्री पार्टी अलायंस है, उनके भी जो प्रमुख जो घटक, उनके जो लीडर्स हैं, उनके साथ भी भारत की सरकार, भारत की स्टेब्लिशमेंट अपने संपर्क में रहती है। तो भारत की विदेश नीति संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरी है, प्रोएक्टिव नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है नेहा जी कि चाइना की चाहे जो भी साजिशें हो वो सफल नहीं हो सकती। भारत के प्रभाव को और भारत को इस तरीके से उसकी जो घेरने की जो रणनीतियां हैं वो विफल होगी। अंततः
भारत ही इसमें ठीक है। जो है विजयी साबित होगा। ठीक है, मोहम्मद अमीन जी, किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि चीन एक बार फिर से पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और ये पहली मर्तबा नहीं है। देखिए, इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि हमारे पड़ोसियों पर किस तरह से वो भड़काने की कोशिश करता है, किस तरह से वो जाल फेंकता है। ऐसे में एक बार फिर से नेपाल की बात करें, म्यांमार की बात करें, श्रीलंका की बात करें, मालदीव की बात करें, अलग अलग जो देश हैं उन पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से चक्रव्यूह रचना रच रहा है चीन। ऐसे में क्या लगता है कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ेगा और वहां के जरिए वो कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बना सकता है, क्योंकि भारत की जिस तरह से अभी संजीव जी कह रहे थे कि एकदम संतुलित कहीं ना कहीं नीति रही है और बहुत संतुलन तरीके से ही भारत आगे बढ़ता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीन है वो अपनी चालबाजी में कहीं ना कहीं उसको नहीं छोड़ रहा है, चालबाजी को नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके का रास्ता एक बार फिर से वो अपना रहा है, इसमें कितनी कामयाबी मिलते हुए आप देख रहे हैं? देखिए नेहा जी, जहाँ तक सवाल है हमारे देश का, हमारा देश जो है हमेशा शांति प्रिय रहा है और उसने अपने पड़ोसियों को भी यही सलाह दी है कि वो शांत से रहें और हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रहा है हमारा देश। आप देख लीजिए, बीएसएन की बात करिए, बीएसएन जो है हमारा डिवीजन है एमईए में, वो देखता है बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव में आइए तो मालदीव में आप देखिए मोइदू सरकार को बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि चाइना ने उस पर अपना प्रभुत्व जमा रखा है और जब भी पता चला हमारे सरकार को और हमारे शासन को, भारत सरकार को, इमीडिएटली वो एक्शन में आया और मोइदू को कंट्रोल कर लिया। जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे कि श्रीलंका में भी इसका जो हित है वो चाइना का इसलिए है कि वो घेर ले चारों तरफ से। इसमें कोलंबो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट को उसने 99 ईयर्स के लिए दिया है और उनके जो श्रीलंका के पहले प्रेसिडेंट थे वो उसकी ग्रिप में है, आप देखिए। और लेकिन फिर भी हमारा जो देश है उस पर अपना पूरा कमांड रखे हुए आप देखिए कि बांग्लादेश में भी शुरू से ही हमारी जो विदेश नीति रही है उसके तहत जैसे ईस्ट पॉलिसी है, वेस्ट पॉलिसी है, तो पहले तो हम लोग वेस्ट पॉलिसी को ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अब ईस्ट पे भी दे रहे हैं। ईस्ट में देखिए आप, ईस्ट में क्या आता है, ये हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को जो देखने की बात है तो बांग्लादेश को देखा, उसी का नतीजा है कि शेख हसीना जो बाकी सुरक्षित हमारे देश में आ गई और उनकी जान बच गई। देखिए ये गई थी उससे पहले, जब यहाँ ये तख्ता पलट हुआ है उससे पहले दो शक्तियां थी, दो शक्तियों की अपनी आपस की लड़ाई है, जिसमें आप देखिए अमेरिका है और चाइना है। क्योंकि रशिया इस समय जो है अपनी यूक्रेन युद्ध में इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस पर दुनिया भर की सैंक्शंस लगी हुई हैं, पड़ोसी देशों की और सभी की, यूरोपियन की भी वहां लगी हुई है और वो बार उससे संभल नहीं रही है रशिया बड़ा डिस्टर्बेंस में है। देखिए हमारे मोदी जी जो हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रशिया में भी गए और अभी यूक्रेन होके आए हैं। अभी आप देखिए, जहाँ तक सवाल है हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी का और लोगों को एकत्रित रखने का, संगठित रखने का और अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने का, तो अभी उसका नतीजा है कि आप देखिए अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कल ही गए हैं और जाके वहां पर पहुंचे हैं ब्रुनई, और ब्रुनई में वहां पहुंच के उनके जो किंग हैं उनसे बात की है और अच्छे सौहार्दपूर्ण से बात हुई है। जहाँ तक सवाल है बांग्लादेश का, बांग्लादेश में भी हमारे जो राजनयिक हैं वो पूरी तौर से एक्टिव हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, समाचार में भी था और वैसे भी आई न्यूज कि ये जो चाइना के जो एम्बेसडर हैं, राजदूत, वो उन्होंने क्या किया है, जमात इस्लामी जो एक संगठन है जो बहुत ही टिपिकल टाइप का संगठन है और उसकी क्या मंशा है ये नहीं पता है और दुनिया भी जानती है क्या मंशा है, इसको मैं नहीं कहना चाहूंगा। तो वो उसके ग्रुप से मिले हैं और न कि उनको जाके सरकार के उनके जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं उनके पास मिले, बल्कि वो एंटी जो नेशनल ग्रुप हैं उनके साथ, जमात के लोग उनके साथ जाके मौलाना लोगों के साथ मिले और वहां पे पता नहीं क्या अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, जिससे कि वो सोचते हैं कि हमारे पर कोई दबाव डाल सकेंगे। अब ये जो देखिए 68 का 65 का हमारा देश नहीं है, हमारा देश अब 2024 में चल रहा है। हमारा देश पूरी तौर से पहले सक्षम नहीं था, लेकिन ठीक है, यहाँ बांग्लादेश का जिक्र हुआ है तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा संजीव जी आपसे है। देखिए सत्ता पलट के बाद चीन बांग्लादेश की नई सरकार और प्रभावशाली इस्लामिक दलों के साथ भी अपनी जो दोस्ती है वो बढ़ाने में जुट गया है, जो कि भारत के लिए क्या वाकई खतरे का संकेत है? देखिए चाइना एक अवसरवादी राष्ट्र है, वो अपने हितों के लिए किसी भी तरीके की रणनीति पे जा सकता है, साम दाम दंड भेद,
चाइना एक ऐसा राष्ट्र है वर्तमान समय में उसने तालिबान को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। तालिबान के साथ भी जब वो संबंध स्थापित कर सकता है तो जाहिर है कि वो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, उनके साथ अपने संबंधों को वो जाहिर है कि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये निसंदेह भारत की इस पे वॉच है। चाइना की ये जो गतिविधियां हैं ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बांग्लादेश में हमने ये देखा है नेहा जी कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी हमने ये देखा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर जो लगा प्रतिबंध था, जो शेख हसीना की सरकार ने लगाया था, उसको हटा लिया। और उसके साथ साथ अंसारुल्लाह बांग्ला टीम नामक एक आतंकी संगठन और उसके जो मुखिया जसीमुद्दीन रहमानी को 11 वर्षों से वो जेल में था और उसको जेल से वहां पे छोड़ दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ ये जो अंतरिम सरकार है उसने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को और उनके परिवार के सदस्यों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द कर दिया। और इस तरीके के ये जो कदम है अंतरिम सरकार के, वो इस बात को का संकेत है कि ये जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। और ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश जैसा जो एक कट्टर राजनीतिक संगठन है, इसकी जो मंशा है वो पूरे बांग्लादेश में कट्टर शरिया लॉ को लागू करने की है। वो बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। उसकी जो मंशाएं बहुत स्पष्ट है, बहुत ही पुराना संगठन है। इसके ब्रांचेज पाकिस्तान में भी रही हैं। और ये ऐसा संगठन है कि जिसने की वॉर ऑफ लिबरेशन जो बांग्लादेश में लड़ा था उसमें पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था। और पाकिस्तान की सेना के द्वारा बांग्लादेश में जो बर्बर अत्याचार किए गए थे उन सारे कृत्यों में ये जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश शामिल रहा है। तो ऐसे संगठन के ऊपर प्रतिबंध हटा लेना और आतंकी संगठनों के ऊपर से प्रतिबंध हटा लेना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वहां पर कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है। और चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि आतंकियों के साथ भी वो साठगांठ कर सकता है। हमने ये देखा है कि चाइना किस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो पाकिस्तान में बैठे हुए अनेक आतंकियों के ग्लोबल डेजिग्नेशन को बार बार डिफेंड करने की कोशिश करता रहा है। तो चाइना अपने हितों के लिए वो किसी के साथ भी समझौता कर सकता है। जैसा कि हमने देखा है तालिबान को उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, जमाते इस्लामी बांग्लादेश के साथ वो संपर्क स्थापित इस तरह से कर रहा है कि सीधा सीधा उनके ऑफिस में चाइना के राजदूत विजिट कर रहे हैं और पब्लिक पूरी मीडिया में ओपन तरीके से अपने बयान दे रहे हैं। तो ये चाइना की जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर भारत की वॉच है। जैसा कि मैंने कहा कि चिंता का निसंदेह विषय है। लेकिन भारत को श्रीलंका बांग्लादेश की जो भी सरकार है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ लगातार संपर्क को बनाए रखना होगा। साथ ही साथ भारत इस बात की लगातार सलाह दे रहा है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भी और आने वाली जो भविष्य में कभी इलेक्शन जब होंगे तो उसकी उन सरकारों को भी कि बांग्लादेश में यदि लोकतंत्र को बचाए रखना है, यदि बांग्लादेश में कानून का राज बना रहे, बांग्लादेश उसी तरीके से प्रगति और विकास के राह पर आगे बढ़ता रहे जैसा कि वो हाल के वर्षों में बढ़ रहा था, तो ऐसे में बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, आतंकपरस्त अतिवादी ताकतें हैं, उनके ऊपर लगाम लगानी होगी। यदि बांग्लादेश में इसी तरीके से जो कट्टरपंथी अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें अपना प्रभाव बढ़ाती रही तो बांग्लादेश की वही स्थिति हो सकती है जो आज पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी काफी एक्टिव है। हमने ये भी देखा है कि शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया से बात भी की है और पाकिस्तान भी लगातार एक्टिविटीज को बांग्लादेश में बढ़ा रहा है। और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो हाल के समय का जो बांग्लादेश में हिंसा, अराजकता, हर तरीके की जो स्थितियां पैदा हुई उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी उसमें हाथ दिखाई देता है। तो ये जो स्थितियां हैं ये चुनौतीपूर्ण है भारत के लिए भी। लेकिन भारत को जैसा कि मैंने कहा नेहा जी कि अपने प्रोएक्टिव एंगेजमेंट को बनाए रखना होगा और सारी स्थितियों पर ध्यान में रखते हुए अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी भारत को बिल्कुल यहाँ देखिए सीमाओं की बात आ रही है तो एक अमीन जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखिए श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका में चीन ने एक और इलाके में दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया जो कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर बताया जा रहा है कि 290 किलोमीटर ही दूर है। ये ठिकाना है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बन रही पोर्ट सिटी। अब सवाल इस बात को लेकर है इतना कम डिस्टेंस और वहां पर अगर चीन अपना ठिकाना बनाना शुरू कर सकता है तो आप समझिए कि खतरा कितना ज्यादा करीब है। ऐसे में अब सरकार को इस ओर किस कदर कदम उठाने की जरूरत आप समझते हैं कि देखिए कूटनीतिक तो रास्ता एक अलग है
लेकिन वहां पर आखिर और क्या किया जाए जिससे कि ये खतरे तो कम से कम टाले जा सके? देखिए नेहा जी, हमारा देश पूरी तौर से सक्षम है। मैं अभी कह रहा था इससे पहले कि हमारा देश 1965 का नहीं है जो हम किसी से दबने वाले हैं। हमारे देश की जो लीडरशिप है वो दुनिया जानती है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। और मोदी जी का जो व्यवहार है और मोदी जी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो विजन है उनका, उन्होंने हमेशा अपने बॉर्डर्स के जो भी कमांडर थे उनको पूरी छूट दे रखी है कि आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है, सरकार की तरफ नहीं देखना है, जो देश के हित में हो और देश के हित में देखकर ही एक्शन लिया जाएगा। जहां तक सवाल है, अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, हमें बिल्कुल घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हम पूरी हर तरीके से सक्षम और मजबूत हैं, चाहे वो सैन्य क्षमता हो, चाहे वो हमारी आर्थिक व्यवस्था हो। देखिए दुनिया में हम आर्थिक व्यवस्था 3rd नंबर पे पहुंच गए हैं और जहां तक हमारा सैन्य तो सब एडवांस हथियार है हमारे पास, हर चीजें हैं जिससे कि हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जो बायलिटरल जो है 1 to 1 जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, चाहे इसमें अफगानिस्तान हो, भूटान हो और अभी आप देखिए ब्रुनेई गए हुए हैं, नेपाल हो, सभी जगह कोशिश ये की जाती है और बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो या मालदीव हो, और सब पे कड़ी निगाह के साथ हमारे जो राजनयिक है वहाँ लगे हुए हैं। एम्बेसडर पूरी रिपोर्ट भेज रहे हैं, समय समय पर ब्रीफिंग होती है, समय समय पर हमारे देश के जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनको भी रहते हैं मीटिंग में और वो हर चीज को वॉच करते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, आदमी को सतर्क रहना चाहिए। जहाँ तक चाइना का सवाल है, अपने देखा लिपू लेक हो, चाहे वो डोकलाम हो, आया, लेकिन क्या है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी भारत सरकार ने, हमारी सेना ने। और जिस तरीके से अभी मोहितों का जो डबल रुख था वो वापस थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, किसलिए कि हमारे देश की जो कूटनीति है, जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत उनको दबना पड़ा। ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए जो चाइना है और यूएस है, इसकी अपनी लड़ाई है और उनके अपने वर्चस्व की लड़ाई है। वो चाहते क्या है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कश्मीर का मुद्दा जो है मेन क्वेश्चन करता है, लेकिन आज क्या है, उन्होंने सबसे पहले भड़काया यूएस ने पाकिस्तान को हमारी तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ आजाद कश्मीर के लिए? आज वो खुद अपने बलोचों से लड़ रहे हैं। उनकी जो बलूची आर्मी है उसने उनको चैन से जीने नहीं दिया है। तो ये जो आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया, आज वो उसी में जल रहा है, उसी के लिए परेशान है अपने आपस में। वो हमारी तरफ क्या देखेंगे? बिल्कुल। जहाँ तक हमारा देश है, हमारा देश शांति की तरफ है, शांति चाहता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी है कि हमारा देश किसी से दबने वाला नहीं है, हमारा राष्ट्र किसी से दबने वाला नहीं है। 2024 में हम हैं और पूरी तरह से देश सक्षम है हर स्थिति में डटकर मुकाबला करने में और हर स्थिति का मुंह तोड़ जवाब देने में। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।